हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों, केमिस्ट्री स्टार्ट की है, फिजिक्स को कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। उस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। ये हमारा पहला वीडियो है केमिस्ट्री में और इसके जो है आपको लगभग 7 से 8 वीडियो मिलेंगे। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी, यूपीपीसीएस के जो आरओ मेंस और प्रीलिम्स हैं उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ये सारे साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना हमारा रसायन विज्ञान का पहला वीडियो है और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना। इसके साथ हम रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन, ये सारे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन? ये हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं ये केंद्र में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास गोल गोल ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित ऐसा हिस्सा जो धनावेशित है, ना कि ऋणावेशित, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं नाभिक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में वह जो अणु यानी एटम का भाग नहीं है तो वो है फोटॉन। ठीक है, ये तीनों अणु का भाग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में नहीं होता, ये क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये दोनों अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। कौन सा परमाणु मिलता है? तो इसमें मिलता है प्राकृत तत्व में। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। परमाणुवीय खोज, एक मिनट, परमाणुवीय नाभिक खोज किसने की थी? तो ये खोजा था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन जो है वो नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिस्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिस्ट्रॉन, तो ये है इसका प्रतिकण। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण कौन सा है? तो देखिए, ये जो क्वार्क है ये मूलभूत कण है। क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है। अगला प्रश्न है, सूची में सुमेलन करना होगा, सूची 1, सूची 2 से। तो देखिए, विशिष्टता एवं कण देखेंगे। तो द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेग क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। अगला देखेंगे, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो जो अल्फा कण होता है उसके 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं कौन कौन? तो ये होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रश्न आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो ये जो है आपका 2-2 हो जाएगा दोनों में। हीलियम के जो नाभिक होंगे उनमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें। अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा किरण आपका अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो ये जो बीटा कण होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बाकी सब में धनात्मक आवेश होता है। फिर है आपका अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में से आवेश रहित कण कौन सा है? तो जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित कण होता है।
परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तथा तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या 18 एवं 20 है तो तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 38 हो जाएगी। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 148। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। यानी कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न रहेंगे तो उन्हें आइसोटोप्स कहेंगे। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स जो होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु क्रमांक जो है वो डिफरेंट होता है, नंबर अलग अलग होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या एक ही है, वही है, परंतु न्यूट्रॉन क्या है? भिन्न भिन्न है। सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या है? तो ये वाला सूत्र आप देखिए 6C14 N7 7N15 और 8O16। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मापी किससे जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए गाइगर काउंटर का यूज किया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरेल ने किया था। आया वो प्रश्न है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो पानी में चीनी का घुलना, पानी में शक्कर यानी चीनी का घुल जाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन की ओर आते हैं। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण के उदाहरण क्या है? तो ये है सिल्वर पर यानी चांदी जो होती है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे जो परत होती है रंग की परत बनती है उसको बोलते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दुग्ध आस्कंदन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, ये क्या है? तो ये है आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ए कथन है। बी कह रहा है कि जो कारण है वो कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो क्या है इसका सही? ए और आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। यानी उच्चतर तापमान होगा तो रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाएगी और उच्चतर तापमान पर आणविक गति और भी द्रुत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में पास्चुराइजेशन एक क्या है प्रक्रिया? तो ये है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। तो पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से। निर्जमीकरण। अलवणीकरण जो है वो समुद्री जल से संबंधित है। प्रतिलोम परासरण पेयजल से संबंधित है। विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। पाश्चुरीकरण चाय से संबंधित नहीं है, मिल्क से है, दूध से है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो किसी जल में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ये एक क्वेश्चन होगा तो उसमें ये ऑप्शन गलत होगा तो इसलिए उनको ऐसे दिखाया है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? अगर किसी चीज़ में अशुद्धि है, जल में अशुद्धि है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पे क्या होता है? उबलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से यानी कथन और कारण है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और नमक बर्फ के हिमांक को
बढ़ा देता है। तो क्या सही है? तो देखिए ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा। नमक जो है वर्ब के हिमांक को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, नहीं बढ़ाता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। तो गैस में द्रव्य। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान घनत्व सांद्रता आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं चेंज होगी, तो इसका आयतन नहीं चेंज होगा। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो कौन सा सही होगा? ना ही 1 ना ही 2, दोनों गलत है। क्रोमेटोलॉजी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोलॉजी एक तकनीक है जिसका यूज करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनती है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के जो नमूने हैं उनको हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। यानी ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में चेंज हो जाना कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कौन कौन आ जाएगा? कपूर आ जाएगा, नेफ्थलीन आ जाएगा, शुष्क बर्फ आ जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जाएगा? ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन से। रेत और नेफ्थलीन को सब्लिमेशन से यानी ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। फिर है हमारा सुमेलन देखना है, तो ये हमारा एक है कि उपचयनांक और तत्व है। तो 2 है CaO में Ca उपचयनांक, 3 ये इस तरह का सूत्र है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ाने का नहीं है, इसमें आने का कोई चांस मुश्किल ही है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो अकार्बनिक रसायन होगा, जिसको हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में देखेंगे। और उसी के साथ हम धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, ये सारे देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको ज़रूर देखें और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें।